Hello everyone, it's me Khan Rizwani. I hope you are doing great. So our today's topic is about chemical equation. What is the purpose of chemical equation? Why do we balance our chemical equation? ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. तो देखो स्टूडेंट, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज का फर्स्ट एक्टिविटी में आपको ये है, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करो. उस एक्टिविटी पे मैं आऊँगी क्योंकि मेरा टॉपिक अभी केमिकल इक्वेशंस है, तो इसलिए मैं इसे दूसरे वे में समझा रही हूँ आपको. तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो गया. अब देखना यहाँ पर स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को अगर हम कंबस्ट करते हैं, अगर हम बर्न करते हैं, तो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमारा ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा. ऑक्सीजन उसको चाहिए बर्न होने के लिए. इसलिए मैग्नीशियम को हम जब बर्न करते हैं तो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, बिकॉज वी लिव इन अर्थ प्लैनेट और यहाँ पर ऑक्सीजन अबंडेंट क्वांटिटी में है. तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया, खुद को कंबस्ट कर लिया, मतलब ये जल गया. और जलने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. तो देखो स्टूडेंट, जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट कराया, तो हम इसे रिएक्टेंट बोलेंगे. और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे LHS लिखा. और जब ये सब्सटेंस रिएक्ट हो गया, मतलब ये जल गया, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो गई और जो हमें एक नया प्रोडक्ट मिला, वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. जो एक नया सब्सटेंस मिला उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट रहता है. वो इस रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी है ना, जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है और जो मैग्नीशियम मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों से बिल्कुल अलग इसकी प्रॉपर्टी होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की. तो हमारे केमिकल इक्वेशंस में स्टूडेंट, जो सब्सटेंस हम रिएक्ट करते हैं हम उसे रिएक्टेंट बोलते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं. बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और जब ये रिएक्ट हो जाता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. उसे RHS के साइड पर हम लिखते हैं. डेफिनेशंस हम देखते हैं स्टूडेंट. यहाँ पर आप देखिए, द न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. मैं आपको बता चुकी हूँ. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज, यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन केमिकल चेंज में गया है, तो हम इसे रिएक्टेंट कहेंगे. या फिर सिंपल भाषा में आप देख लें, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट. क्योंकि केमिकल रिएक्शन में पार्ट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ने लिया है, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, क्योंकि हमने इसे रिएक्ट कराया है. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए हैं, तभी हमें एक नया प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है. और जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट हमें मिला है न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस में, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. अब यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. हेयर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिएक्टेड, सो मैग्नीशियम इज रिएक्टेंट, सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ इज रिएक्टेंट. अब एक बात आप यहाँ पर नोटिस करना, रिएक्टेंट यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों है, सिर्फ एक मैग्नीशियम नहीं है. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड. अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने से हमें न्यू प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एज अ प्रोडक्ट मिला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ प्रोडक्ट, हमें न्यू सब्सटेंस के फॉर्म में मिला. अब ये तो हमने पढ़ा स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन में होता क्या है. अब केमिकल इक्वेशन कहते किसको है स्टूडेंट, देखो, इट इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस. तो देखो स्टूडेंट, हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे, इतने आप देख भी नहीं पाओगे, और वो हो रहे हैं एक्चुअली. एटमॉस्फेयर में, हमारे किचन में हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है. हम जो
चाय बनाते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन में जाती है। तो हर एक केमिकल रिएक्शन को पूरा एक फुल सेंटेंस में लेंथ में लिखना ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, एक तो टाइम बहुत लगेगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा हम इसे एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो शॉर्ट रहे, टाइम कम लगे। तो आप यहाँ पर ज़रा देख लो, अगर मैं आपको बोलती इफ़ मैग्नीशियम इज़ reacted in the presence of oxygen, magnesium is reacted in presence of oxygen to give magnesium oxide। इसे हम बहुत सारे वे में कह सकते हैं स्टूडेंट। सपोज कर लो ऐसे भी बोल सकते हैं when magnesium is reacted with oxygen we get a new product in the form of magnesium oxide। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने की लिखने की क्या ज़रूरत है, इसलिए साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया, शॉर्ट फॉर्म निकाले सारी चीज़ों की, Mg+O। तो हम समझ जाएंगे अच्छा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया है। एरो MgO, ये जो 2 लिखा है इसे आप इग्नोर करें, ये बैलेंस है। मैं बैलेंस का एक अलग वीडियो रहेगा, आप उसमें देख लेना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट हो गया और हमें एक न्यू प्रोडक्ट दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे MgO। अब इसी से अब ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसे अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे एक तो आपको टाइम बहुत लगेगा और इतना पॉसिबल नहीं हर एक केमिकल रिएक्शन को पूरे फुल सेंटेंस में लिखना। तो बस इसी का सल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने केमिकल इक्वेशन बनाया ताकि वो टाइम कंज्यूम करे और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इक्वेशन को हम शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में लिख सके, समझ सके। अब आप यहाँ पर देखना स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन क्या है। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक जाना है तो आप ऐसे जान लो, केमिकल का इक्वेशन है ये, केमिकल्स का इक्वेशनिक फॉर्म में है ये। ओके, तो यहाँ पर देखो केमिकल इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म किसका, केमिकल रिएक्शन का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ऐसे हमें फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, है ना। तो हमें 2 चीज़ों की बेनिफिट हो गई। अब देखना स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन, अब यहाँ पर आप देखो केमिकल इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। सपोज कर लो कई बार ऐसा होता है कि हमने 2 रिएक्टेंट डाले और साथ में हम उसमें हीट भी दे रहे हैं, हीट भी हम दे रहे हैं और प्रोडक्ट में हमें एक नया सब्सटेंस मिला। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में या इस इक्वेशन में हमने हीट दिया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज कर लो हमने कुछ सॉलिड सब्सटेंस यूज़ किए रिएक्शन में और हमें प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये सारे केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, सिंबल से। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी चीज़ों का हम पहचान कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देख लें, अगर ये कर्सिव में L लिखा है, मैं कैपिटल L की बात नहीं कर रही हूँ, कर्सिव में अगर ये L लिखा है आप समझ जाना लिक्विड, S सॉलिड, G गैस। अब हम आते हैं AQ स्टूडेंट हम बोलते हैं एक्वस का मतलब ही होता है सोल्यूशन, मतलब उसमें पानी का एडिशन हो गया। जब भी आप केमिस्ट्री में देखें एक्वस या वर्ड सोल्यूशन, आप समझ लेना उसमें पानी डाल करके उसे घोल लिया गया, मतलब उसका सोल्यूशन बना लिया गया। अगर मैं आपको कहूँगी सॉल्ट का सोल्यूशन आप बनाओ तो आप क्या करोगे, आप वाटर लोगे, उसमें सॉल्ट डालोगे और उसे स्टिर कर दोगे और आप बोलोगे ये लो सॉल्ट का सोल्यूशन है। तो सिमिलरली AQ समझ लेना एक्वस या सोल्यूशन, मतलब इसमें वाटर का एडिशन है, या फिर ये डाइल्यूट फॉर्म में है। ओके, डाइल्यूट का भी मतलब होता है एडिशन, वाटर का एडिशन। अब ये देखना स्टूडेंट, ये स्मॉल सा ट्रायंगल है, इसे हम बोलते हैं ऐसे डेल्टा, बट ये स्मॉल ट्रायंगल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हीट को डोनेट करता है। मतलब कौन से केमिकल रिएक्शन में हमने हीट कहाँ पर दी है,
क्या वो प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व हो रही है या हमने जब रिएक्शन कराई थी तब हीट दी है। ये सारी चीज़ों को ये स्मॉल डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा। अब ये देखो, कई बार आपने देखा होगा केमिकल इक्वेशन में ये एरो डाउनवर्ड की तरफ शो कर रहा है स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगी, डोंट वरी, फिलहाल आप यहाँ पर देख लें। प्रिसिपिटेशन कहते हैं स्टूडेंट, मतलब कि जो हमने सॉल्ट ली थी ना, सॉल्ट जो सॉल्यूबल नहीं हुआ, जो सॉल्वेंट में घुला नहीं है, तो वो प्रिसिपिटेट हो गया है। प्रिसिपिटेट मतलब वो अपने बेस पर आकर के जम गया है, हम उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ओके, आप यहाँ पर देख लेना, इनसॉल्यूबल सॉल्ट, इनसॉल्यूबल सॉल्ट है मतलब वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ, कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं हुआ, कम्प्लीटली घुला नहीं है, इसलिए वो नीचे बेस पर आकर के जम गया, सेटल डाउन हो गया। सपोज कर लो ये ग्लास है, हमने किसी सॉल्ट को घोला। अब सॉल्ट का मतलब सिर्फ वो टेबल सॉल्ट नहीं है जो हम खाते हैं, NaCl बेसिकली इसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट है, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट है जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, तो वो बेस पर आकर के ऐसे जम से जाते हैं, हम उसे बोलते हैं वो प्रिसिपिटेट हो गए हैं, मतलब इनसॉल्यूबल सॉल्ट, उसका मतलब होता है स्टूडेंट प्रिसिपिटेट। तो एरो डाउनवर्ड है मतलब प्रिसिपिटेशन। अब क्या, अगर एरो ऊपर है, एरो ऊपर है मतलब गैस इवॉल्व हुआ है, रिएक्शन में गैस निकली है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रही है, इसलिए इसका डायरेक्शन ऊपर है। यू डोंट वरी, मैं एग्जांपल्स के साथ दे करके आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पर देख लो, अगर क्या हमने इक्वेशंस में या हमने केमिकल रिएक्शन कराई है, हमने टेम्परेचर का यूज़ किया उसमें या हाई प्रेशर उसको लगाए हैं, तो वो एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो स्टूडेंट, एवोल्यूशन ऑफ हीट, कई बार ऐसा होता है कि हमने केमिकल रिएक्शन कराई तो हीट इवॉल्व हो गया। मैंने एक वीडियो डाली है कम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, उसमें मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात की है। उसमें यही होता है स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट में जो राइट हैंड साइड है उसमें हीट निकलती है, मतलब हमने जो केमिकल रिएक्शन कराई है, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिला है उसके साथ साथ हमें हीट एनर्जी भी मिली है, हीट भी हमें मिली है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ है। ये भी हम स्टूडेंट एरो से पहले लिखते हैं अगर एवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ है। सपोज कर लो, सॉरी वो मेरी लाइन को अब कट देना एरो से पहले। यहाँ पर देख लो A+B, सपोज कर लो ये दो सब्सटेंस है, हमने इससे रिएक्ट कराया, ये आर्बिट्री नेम ले रही हूँ मैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। A+B हमने रिएक्ट कराया तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिला A और C, और साथ में हीट भी इवॉल्व हुआ, जिसे एवोल्यूशन ऑफ हीट हमें पता है एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल, थर्मिक मतलब होता है हीट, मतलब हीट एक्सटर्नल मतलब हीट बाहर निकल रही, तो बाहर किस में निकलेगी स्टूडेंट, प्रोडक्ट में मिलेगी। एवोल्यूशन ऑफ हीट तो हम इसे प्लस हीट करके लिखते हैं। और अगर क्या, जब हमें रिएक्शन करवानी हो किसी सब्सटेंस की और हीट उसको देना पड़ रहा है तो हमें रिएक्टेंट के साइड में हीट लिखेंगे। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, कैटलिस्ट किसे कहते हैं, बेसिकली ये आपको बायोलॉजी में भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री में भी पढ़नी पड़ेगी। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, उसको इन्हांस कर देना, तो हम उसे अबव और बिलो द एरो लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर देख लो Na2+H2, इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं, हम इसे रिएक्ट कराएंगे, ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम बाद हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम इसे Fe, मैंने बोला क्या, कैटलिस्ट अबव और बिलो द एरो लिखते हैं, ठीक है। तो एरो के ऊपर Fe आयरन है, तो मतलब Na2 और H2 का रिएक्शन Fe के प्रेजेंस में हो रहा है और हमें अमोनिया मिल गया NH3। तो Fe ये क्या स्टूडेंट, Fe यहाँ पर एक कैटलिस्ट का एक्ट कर रहा है जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे रहा, मतलब आयरन इस रिएक्शन में आने के बाद इसका स्पीड बढ़ गया है और हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिल गया है। मतलब आपको अगर रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए, बहुत जल्द में चाहिए, टाइम कम लगे, तो हम कैटलिस्ट उसमें यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख लें, Fe एक्ट एज कैटलिस्ट एज इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। मैंने बताया कैटलिस्ट का मतलब ही होता है किसी भी रिएक्शन
के स्पीड को बढ़ा देना। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आप सपोज कर लो हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया है और पोटेशियम क्लोरेट को हम डीकम्पोज कर रहे हैं। बेसिकली इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पोटेशियम क्लोरेट को हमने डीकम्पोज किया। अब कोई भी सब्सटेंस डीकम्पोज करेगा तो एवी डिकम्पोज नहीं करता, उसमें कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। लाइट एनर्जी दो तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, हीट एनर्जी दो, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तो मतलब उसे हमें तोड़ना है। ये है एक्चुअली कम्प्लेक्स, इसको सिंपलर सब्सटेंस में हमें तोड़ना है तो हमें बाहर का कोई एनर्जी देना ही पड़ेगा, तभी वो टूटेगा। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल डेल्टा मतलब स्मॉल ट्रायंगल लिखा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट हीट। मैंने पोटेशियम क्लोरेट को हीट दिया और हमें रिज़ल्ट बहुत फास्ट चाहिए, रिज़ल्ट हमें बहुत फास्ट चाहिए, इसलिए हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का यहाँ पर इसका यूज़ किया। मतलब पोटेशियम क्लोरेट को हीट तो हमने दिया ही, हीट एनर्जी हमने दिया, और साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसके रिएक्शन को हमने बढ़ा दिया। मतलब ये इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट। तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है एक न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब आप बोलोगे मैम आपने हीट तो दे दी और वैसे भी हीट भी तो एक कैटलिस्ट के फॉर्म में आ सकता है, बिकॉज हीट भी तो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट। हीट कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो आपके रिएक्शन के स्पीड को इन्हांस कर देगा, आगे बढ़ा देगा। बट हीट इज़ नॉट अ सब्सटेंस, रिमेंबर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक एनर्जी है, कोई सब्सटेंस नहीं है, इसीलिए हम हीट को कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। N2 प्लस H2 कंबाइन होकर के अमोनिया बनाता है। ये कौन सा रिएक्शन हो गया स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो N2 प्लस H2 ये दो सब्सटेंस कंबाइन होकर रिएक्टेंट है। ये हमें एक नया प्रोडक्ट दे रहा है अमोनिया। तो यहाँ पर देख लो अगेन आयरन, मतलब आयरन के प्रेजेंस में ये इसका इस रिएक्टेंट के रिएक्शन का स्पीड बढ़ रहा है। तो Fe क्या है? कैटलिस्ट है। और यहाँ पर हमने 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 200 एटॉमिक प्रेशर हमने इसे दिया है, तो हमें जाकर के अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें टेम्परेचर लिखना हो तो हम एरो के ऊपर लिखेंगे या एरो के नीचे लिखेंगे, या हमें अगर प्रेशर लिखना हो तो एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे, और हमें अगर कैटलिस्ट लिखना है वो भी तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे। अब आपको इन तीनों चीज़ का यूजेस, मतलब ये सब इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट ताकि हम रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सके। सपोज कर लो मैंने कुछ इन्वेंशन किया, मैंने कुछ रिएक्शन किया जिसका एक बिल्कुल नया रिजल्ट मुझे मिला। अब मेरे जाने के बाद जो भी आएंगे वो उसको देखकर पहचानेंगे कैसे कि इसमें क्या रिएक्शन हुआ है। तो ये इक्वेशन को देख करके वो पहचानेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है हम हर एक चीज़ को वर्ड्स में लिखें। अब यहाँ पर आ जाइए, फेमस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। हम स्टैंडर्ड 6 से पढ़ते आ रहे स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अब ब्रैकेट देखो एक्वस, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिला हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, यहाँ पर आप देख रहे हो 12, ये 6 है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, फिलहाल आप यहाँ देखें। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, वाटर में मिक्स है, और वाटर जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज देता है जो कि एक्वस मीडियम में है, और ग्लूकोज का स्टूडेंट फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज इज नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट। मैं ये बायोलॉजी में फुल्ली डिस्कस करूँगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और हमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑक्सीजन अगेन एक्वस मीडियम में, मतलब ये पानी में घुला हुआ है, ये गैस पानी में घुला हुआ है, और वाटर जो कि ब्रैकेट में मैंने L लिखा है, लिक्विड। अब आप यहाँ पर देखना स्टूडेंट, तो सनलाइट क्या है?
ये एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये स्पीड, ये जो रिएक्शन हो रही है कि स्पीड जो हो रही है वो फास्ट हो रही है। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने जो आपको बताया यहाँ पर ये 6 क्या है, 12 क्या है, तो देखना यहाँ पे स्टूडेंट, ये 6 क्या है, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये होता क्या है, ये बेसिकली हमेशा होल नंबर में रहेगा, ना कोई फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में रहता है। ये हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी आपने ली है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो O2 है, तो ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में हमने लिया है, बेसिकली ये मोल्स है। अब मोल्स क्या होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये क्लास 9 का सिलेबस है। मैं जब पढ़ाऊँगी आपको 9th में एटम्स एंड देयर मॉलिक्यूल्स, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको बहुत क्लियर कंसेप्ट आपका हो जाएगा मोल्स कहते हैं किसको है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी सॉलिड चीज़ की बात करते हैं, सपोज़ कर लो हम अगर शॉप में गए और हम बोल रहे हैं कि मुझे चीनी चाहिए, तो शॉपकीपर वाले अंकल पूछेंगे आपको कितना चीनी चाहिए, मतलब कितना केजी चाहिए, कितना ग्राम चाहिए। सॉलिड को हम ग्राम केजी में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, लिक्विड को हम लीटर में मेज़र करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एटम्स हो गए या आयंस हो गए, ये सबको हम मोल्स में मेज़र करते हैं। बेसिकली ये एक यूनिट है, ये क्या है मैं फुल डिस्कस करूँगी उस वीडियो में, आप फिलहाल यहाँ पर देख लें। और ये जो O6 है, H12 है, C6 है, ये सब जो एलिमेंट के नीचे हम इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब ये नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन में कितना एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में 6 एटम प्रेजेंट है। मतलब C6H12O6 जो एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो ये ग्लूकोज बना कैसे स्टूडेंट, इसमें 6 एटम ऑफ कार्बन मिला, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिला और 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिल करके एक ग्लूकोज बनाया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टूडेंट, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? अगर सपोज कर लो हम केमिकल इक्वेशन को ना बैलेंस करें तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें हर्ज पड़ेगा? तो देखो स्टूडेंट, वो केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, हम उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो कुछ नहीं स्टूडेंट, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का टाइप है, सेकंड टाइप है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको वैलिडेट करने के लिए, मतलब क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है बैलेंस करने को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? तो हमें स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जैसा कि ये सेंटेंस है ये आप समझ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इसमें मास कंजर्व है। अब ये मास क्या है, कंजर्व क्या होता है, आप आगे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज मास इज कंजर्व्ड। मतलब मास मतलब केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें उसका मास ना तो कभी हम बना सकते हैं, ना तो कभी बनाया जा सकता है, ना तो कभी उसको ख़त्म किया जा सकता है। मतलब मास उसमें कंजर्व रहता है। अब मास आप मोटा मोटी तौर पे समझ लेना, यहाँ पर वेट की बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली मास और वेट में डिफरेंस होते हैं, बट आप एज अ जनरल एज ऑफ नाउ आप इतना जान लो, मास को बेसिकली हम एक वेट भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख लो, अब मास कंजर्व कैसे है, तो देखो स्टूडेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट आप समझ लेना स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट। मतलब सपोज कर लो यहाँ पर देख लो, Zn जिंक रिएक्ट हो रहा है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें एक नया प्रोडक्ट दे रहा है ZnSO4 प्लस H2। हमें नया प्रोडक्ट दे रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो आप यहाँ पर देखना स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जितना एटम Zn का होगा रिएक्टेंट में, उतना ही एटम Zn का होना चाहिए प्रोडक्ट में। जितना एटम Zn का हाइड्रोजन में होना चाहिए, उतना प्रोडक्ट एटम होना चाहिए Zn, सॉरी एक मिनट,
मतलब आप ऐसे समझो, जिंक हमने लिया है तो हमने जितना जिंक की क्वांटिटी ली है, मैं आपको एक ऐसे भाषा में समझाती हूँ, आपको मैं सबसे आसान भाषा में समझाती हूँ। सपोज कर लो स्टूडेंट, आपने एक जिंक मेटल लिया है, ठीक है, उसका आपने रिएक्शन करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो जितना आपने जिंक लिया था रिएक्शन में, जितना लिया था आपने जिंक की जितनी क्वांटिटी ली थी, बेसिकली हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एटम्स काउंट करेंगे कि उस जिंक में कितना एटम प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है एटम क्या होता है, मैटर, दुनिया में सारी चीज़ मैटर है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। एक्सेप्शन है कुछ, मैं आपको जब क्लास 9 का वीडियो अपलोड करूँगी मैटर्स में, उसमें बताऊँगी। ऑलमोस्ट नॉट एवरीथिंग बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। लगभग दुनिया की सारी चीज़ मैटर से बनी है और मैटर एक स्मॉल पार्टिकल्स एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो जिंक मेटल में स्टूडेंट कितना एटम है आप रिएक्टेंट में लिए थे, ठीक है। आपने जब उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, तो एक नया प्रोडक्ट बना, तो उसमें भी जिंक की क्वांटिटी उतनी ही होगी स्टूडेंट। मतलब जितना एटम आपने जिंक में बिफोर द रिएक्शन लिया, उतना ही एटम आपका जिंक में आफ्टर द रिएक्शन होना चाहिए। मतलब इसने दोनों में मास कंजर्व हो गया। मतलब ये दोनों का जो वेट है ना, आप सपोज कर लो कि जिंक का मैं एक ऐसे जनरल में एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज कर लो हमने 2 ग्राम लिया था, सपोज करने में क्या जा रहा है, 2 ग्राम हमने जिंक लिया था। तो रिएक्शन के बाद हमें बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट मिला, लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि इस जिंक का भी वेट 2 ही ग्राम है। मतलब वेट ना तो क्रिएट हो रहा है, ना तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ना तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब मास ना तो क्रिएट हो रहा है, ना तो ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि सपोज कर लो हमने जिंक को 3 ग्राम लिया था रिएक्टेंट में, लेकिन जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा तो हमें 4 ग्राम मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो मतलब कि मास का जो वेट है, मास जो रिएक्शन में है वो डिफ़र कर रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। देखो स्टूडेंट, अगर आप आसान भाषा में समझोगे तो आप इतना समझ लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। ये जो कितना वाला कंसेप्ट है ना स्टूडेंट, कितना मतलब कितना अमाउंट हम सब्सटेंस लेंगे और रिएक्शन के बाद हमें कितना अमाउंट मिला, बस यही है सिंपल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का फंडा। सपोज कर लो हमने 2 चम्मच चीनी ली थी, ठीक है, और हमने उसे केमिकली रिएक्ट करा दिया किसी सब्सटेंस के बाद, तो जो नया प्रोडक्ट हमको मिला स्टूडेंट, उसमें भी 2 चम्मच चीनी का ही वेट होगा। आप समझ रहे हो? मतलब जितना मास एलिमेंट में प्रेजेंट है एज अ रिएक्टेंट में, मतलब ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप वेट करोगे तो इसका जितना इसका वज़न होता है, वो इसके वज़न से जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ये दोनों का वेट इक्वल होगा। बस यही हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब चूँकि स्टूडेंट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें एटम्स की बात होती है, तो इसलिए हम एटम्स को देखते हैं, कितना एटम्स प्रेजेंट है। बस ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? क्योंकि इसमें मास कंजर्व्ड है, मतलब मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब टोटल मास जो हमने रिएक्टेंट में लिया था वो प्रोडक्ट में भी उतना ही मास रहेगा, उसमें ना एडिशन होगा मास का, ना मास का सब्ट्रैक्शन होगा। अब मास आप इन जनरल वेट समझ लो। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का वेट कौन करता है डिसाइड? क्योंकि उसका वेट एटम करता है डिसाइड, क्योंकि मैटर एटम का बना रहता है। तो उस एलिमेंट में जितना एटम होगा, जितना एटम का वेट होगा, उतना उस एलिमेंट का वेट होगा, है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ एटम तो सबसे बड़ा इसमें किंग जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, ये नंबर ऑफ एटम है स्टूडेंट। जितना एटम आप रिएक्टेंट में लोगे उतना ही एटम आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। सबसे आसान भाषा में ये है, इसलिए मैंने इसे
इस वे में लिखा है ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। What is balanced chemical equation? A balanced chemical equation has number of atom of each element equal on both left and right side of the reaction. मैंने बताया जितना एटम आप रिएक्टेंट में लोगे उतना एटम ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, मतलब मास कंजर्व है, मतलब एलिमेंट का वेट जो है कंजर्व है। वेट, किसी भी एलिमेंट को वेट कौन देता है? उसका एटम देता है। ठीक है, to obey this law the total mass of element present in reactant must be equal to the total mass of element present in product। जैसे आप सपोज कर लो जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये रिएक्टेंट हो गया और हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिला, जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ Zn एटम। तो रिएक्टेंट में आप स्टूडेंट देख लो जिंक का कितना एटम है? एक एटम है, एक हमने लिख दिया। प्रोडक्ट में कितना जिंक का एटम? एक है, एक हमने लिख दिया। अब हाइड्रोजन का एटम देखते हैं स्टूडेंट, रिएक्टेंट में कितना है? H के नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है ना, तो मतलब 2। मैंने आपको बताया था ये जो सबस्क्रिप्ट ये क्या है? ये नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करेगी, तो 2 है। अब यहाँ पर आते हैं, इधर प्रोडक्ट में भी हमें 2 मिल रहा है। अब आप S पर आ जाओ, सल्फर पर आ जाओ। रिएक्टेंट में देखो S 1 है, प्रोडक्ट में देखो S 1 है। ऑक्सीजन पर आते हैं, रिएक्टेंट में कितना स्टूडेंट? 4 है, प्रोडक्ट में कितना स्टूडेंट? 4 है। मतलब इससे ये साबित होता है कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मतलब कि जितना हमने इसमें नंबर ऑफ एटम जितना इसमें लिया था उतना सेम नंबर ऑफ एटम हमको नया प्रोडक्ट में मिल रहा है। मतलब हमारा एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मतलब मास हमारा कंजर्व रहा। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। हेंस इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल equation because the number of atom of various element in reactant is equal to the product. I hope you like the video. Please subscribe my channel and do share my videos. Thank you so much for watching.